दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए जिसमें हम अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार। इससे पहले वाले वीडियो में आपने जो अलाउद्दीन के जो सैनिक सुधार और विजय अभियान, मंगोल आक्रमण आदि के बारे में जो है आपने पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखिए, आपको मजा आएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर जो आर्थिक सुधार में देखेंगे वो होगा राजस्व सुधार और जो है बाजार नियंत्रण। इस पे हमारा जो है मुख्य फोकस रहेगा। तो हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले जो ये हम लोग ये राजस्व व्यवस्था जो है, भू राजस्व नीति को ही जो है पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो भू राजस्व नीति है, हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे वो कौन कौन ऐसे कार्य करते हैं जिसके वजह से अपने जो है खजाने को भरते हैं, और साथ ही साथ जो है उपद्रवी जो है सामंत हैं, जागीरदार हैं, उनको किस तरह से जो है काबू में करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, उनको कमजोर करते हैं। वो सारा का सारा चीज़ हमको जो है भू राजस्व नीति में जो है देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखें क्या किया गया कि जो है मिल्क वक्फ इनाम और इक्ता से संबंधी जो कुछ भूमि थी, मिल्क वक्फ इनाम में जो दी गई भूमि थी, उस भूमि को जो है खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि क्या, आगे इसको और हम लोग देखेंगे। दोआब के क्षेत्र में, दोआब मतलब गंगा यमुना का बीच का जो क्षेत्र है, दोआब के क्षेत्र में जो कर वृद्धि की गई, और ये कर वृद्धि कितनी थी, ये 50% जो है भू राजस्व कर दिया गया, जो कि पहले 1/3 या 33% हुआ करता था। तो यहाँ पर अपने आप में एक बड़ी बढ़ोतरी। और जो है एक नया विभाग जो है दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की गई। लगान वसूली में विसंगतियों को दूर करने के लिए दीवाने मुस्तक राज नामक जो है नए विभाग की स्थापना की गई। और उसके बाद जो खुद मुकद्दम और चौधरी, ये जो मध्यस्थ हुआ करते थे लगान व्यवस्था में, तो खुद मुकद्दम और चौधरी को लगान वसूली के जो है अधिकार से इनको जो मुक्त कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। साथ ही साथ इनके जो भी विशेषाधिकार थे सबको जो समाप्त करते हुए उन विशेषाधिकारों को अवैध घोषित कर दिया गया। भूमि की जो पैमाइश है, भूमि की नाप जिसको कि मसाहत कहा गया है, तो भूमि की पैमाइश के आधार पर जो है लगान को जो है निर्धारित किया गया, और जो है भूमि की जो इकाई है वो बिस्वा को माना गया। राजस्व नीति की सफलता के लिए जो श्रेय दिया जाता है वो सर्फकाइनी को दिया जाता है, जो कि नायब वजीर के पद पर आसीन रहते हैं। तो नाम याद रखिएगा, सर्फकाइनी नायब वजीर था। और जो भू राजस्व की जो नीति है, इसकी सफलता का बहुत हद तक श्रेय जो है ये सर्फकाइनी को जाता है। भू राजस्व जो है वो अनाज के रूप में वसूला गया। कहाँ पर, दोआब क्षेत्र में। ये जो 50% बढ़ोतरी थी वो अनाज के रूप में। साथ ही साथ जो है राजस्थान का जो झाइन क्षेत्र है, झाइन क्षेत्र में आधा अनाज के रूप में और आधा जो है ये नकद के रूप में यहाँ पर जो है भू राजस्व जो है वसूला गया। इसका कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग जो है बाजार नियंत्रण में, इसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि अन्य जो है भू राजस्व के अलावा और जो अन्य टैक्स हैं उनके द्वारा जो है वसूला जाता है। कौन कौन सा टैक्स है, तो जो है शरीयत में 4 तरह के जो है कर बताए गए हैं, जजिया, जकत, खम्स और खराज। उनको तो इनके द्वारा वसूला ही गया। साथ ही साथ चराई, घरी या घराई और एक करी नामक कर भी जो है इनके समय जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले देखें जजिया जो है गैर मुस्लिम से जो है वसूला गया, और इसका जो दर कितना था इसका उल्लेख जो है वर्णन नहीं करता है। जाने ये गैर मुसलमानों से वसूला जाता था, ये धार्मिक कर नहीं था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, गैर मुसलमानों से लिया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है धार्मिक कर। ये धार्मिक कर नहीं है। कौन, जजिया। एक जकात जो है ये धार्मिक कर है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों से वसूल किया जाता है, और ये संपत्ति का जो है 40वां भाग यानी कि 2.5% जो है होता है, यह है जकात। जकात है धार्मिक कर, वसूला जाता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से। खम्स जो है ये लूट का माल हुआ करता था, लूट का धन हुआ करता था। इसने क्या किया, खम्स को जो है बिल्कुल उल्टा कर दिया। पहले ये होता था कि इस खम्स में सैनिकों का और सरकार का जो है हिस्सा होता है
लेकिन यहां पर क्या किया, इससे पहले 4/5 भाग हुआ करता था सैनिक का और 1/5 भाग हुआ करता था राज्य का। इसने उलट दिया, 4/5 भाग वो राज्य का हिस्सा होने लगा और 1/5 भाग जो है वो सैनिकों का हिस्सा होने लगा अलाउद्दीन के समय में। जो खराज है, खराज हम लोग देखिए कि खराज जो है 1/2 या 50% जो है खराज लिया जाने। खराज मतलब भूमि कर, जो कि पहले 1/3 या 33% हुआ करता था। इसके अलावा एक चराई कर, यह दुधारू पशुओं पर या चारागाहों पर, दोनों तरह का वर्णन देखने को मिलता है। दुधारू पशुओं पर लिया जाने वाला कर जो है चराई कर, और घराई जो है, घराई या घरी जो है घरों या झोपड़ियों पर जो है ये वसूल किया जाता था। एक कर है करी या कर ही, ये एक प्रकार का कोई गौण कर था। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है बर्नी नहीं देता है। तो ये जो है टैक्सेशन सिस्टम, इसको हम लोगों ने देखा। इससे संबंधित कुछ जो है टर्म है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा जो है टर्म को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये था भू राजस्व संबंधी जो है, भू राजस्व संबंधी जो सुधार है उसका जो उद्देश्य देखें, उसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था राजस्व में वृद्धि करना एक, और जो मध्यस्थ भूमिपति है उसका दमन करना। और किस तरह से दमन होता है, किस तरह से राजस्व में वृद्धि होता है, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने देखा। एक जगह पर राजस्व वृद्धि के लिए जो है नया विभाग खोला गया, टैक्स को बढ़ाया गया, और दूसरी तरफ जो है जो खुद मुकद्दम और चौधरी है उसके अधिकार को समाप्त करते हुए उसका जो है दमन करने का प्रयास किया। तो दोनों जो है जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में अलाउद्दीन जो है सफल होता है अपने समय में। उसके बाद देखें ये खुद जो है जमींदार थे, ये पुश्तैनी जमींदार थे। इनका जो वंशानुगत अधिकार होता था। एक था मुकद्दम, ये गांव के मुखिया होते थे, पूछा जाता है। चौधरी ये परगना के जो है प्रधान हुआ करते थे, और बलाहार ये साधारण किसान को बलाहार कहा जाता था। खालसा जो है सुल्तान के प्रत्यक्ष शासन के अधीन जो भूमि हुआ करती थी वो भूमि जो है ना खालसा भूमि कहलाती थी। एक है किस्मत खूती। किस्मत खूती क्या है समझिए, यहां से सवाल पूछा जाता है। रियायती दर पर दिया जाने वाला जो लगान है उसको जो है किस्मत खूती कहा जाता है। जब खुद मुकद्दम और चौधरी जब टैक्स वसूल करते थे तो उनके ज़मीन का जो उनको लगान लगता था उस पर कम लगता था, रियायती दर पर लगता था, छूट के साथ लगता था, उसी को जो है किस्मत खूती कहा जाता था। और दूसरा है हुकूक खूती। और हुकूक खूती क्या था, जब ये खराज के अतिरिक्त अपने लिए लिया जाने वाला कर। देखिए क्या है, जब ये मध्यस्थ भूमिपति लोग जब टैक्स वसूल करते थे वो होता था खराज, और उसके अलावा अपने लिए वो कमीशन भी प्राप्त करते थे जिसको हुकूक एक खुती जो है कहा जाता था। तो ये चीज़ पूछा जाता है, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद जो है बर्नी साहब का जो इस व्यवस्था के संदर्भ में कहना कि बर्नी के अनुसार अब तक इस वर्ग के घुड़सवार, बर्नी के अनुसार अब इस वर्ग के लिए, वर्ग मतलब ये जो मध्यस्थ वर्ग है, इस वर्ग के लिए घुड़सवारी करना, हथियार रखना, महंगे वस्त्र पहनना और पान खाना संभव नहीं रहा। इसके घरों की औरतें अब दूसरों के घरों में काम करेंगे, खासतौर से जो है मुस्लिम जो सरदार थे उनके घरों में काम करेंगे। तो ये जो है भू राजस्व नीति। चलिए एक चीज को हम लोगों ने संपन्न किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो है बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण क्या था, सबसे पहले देखें जो बाजार नियंत्रण है, बाजार नियंत्रण की जो जानकारी का स्रोत क्या है, बरनी के तारीख फिरोज शाही और जो है फतवाए जहांदारी, ये दो। अमीर खुसरो के खजाइनुल फुतूह, इसामी की फुतूहत सलातीन और इब्न बतूता के रहला और हमीदुद्दीन के खैरुल मजलिस से जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। इतिहासकारों में इसके जो उद्देश्य और क्षेत्र और प्रभाव को लेकर जो है मतभेद रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह के मतभेद रहे, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग देखिए कि बाजार नियंत्रण और इतिहासकारों में जो है मतभेद। सबसे पहले उद्देश्य को लेकर मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है सैनिकों के लिए ही था, ये जो बाजार नियंत्रण था सैनिकों के लिए। बाजार नियंत्रण है क्या उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये इसका उद्देश्य क्या था, ये सैनिकों के लिए था। किसका मानना है, बरनी साहब का मानना है, हमीदुद्दीन साहब का मानना है, इरफान हबीब साहब का मानना, और के.एस. लाल के अनुसार जो है ये सैनिकों को ध्यान में रख के जो है बाजार नियंत्रण किया गया था आम प्रजा के लिए। ये किनका मानना है, अमीर खुसरो, मोहम्मद हबीब। देखिए मोहम्मद हबीब और इरफान हबीब में आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। के.ए. निजामी और बी.पी. सक्सेना, इनका मानना है ये आम प्रजा के लिए थे क्या, बाजार नियंत्रण। कुछ लोगों को कहना है कि मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के लिए जो है ये चीज़ किया गया था। आपको जानकारी होगी कि जो अलाउद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो उनके द्वारा जो बड़े पैमाने पर धन बांटा गया, और इस
इस तरह से क्या हुआ, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, धन ज़्यादा हो गया और सामान जो है उसी मात्रा में रहा, सामान कम पैसा ज़्यादा। और उस स्थिति में जो है वस्तु की जो कीमत है उसके बढ़ने की संभावना थी। और इसके हिसाब से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो है मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के लिए जो है अलाउद्दीन के द्वारा जो है बाजार नियंत्रण किया गया। तीसरा और अंत में है निरंकुशता को सुदृढ़ करने के लिए, कि ये जो बाजार नियंत्रण है कहीं ना कहीं अलाउद्दीन अपनी निरंकुशता को जो है और बेहतर तरीके से सुदृढ़ करने के लिए इसको जो है लगाया। तो ये था उद्देश्य को लेकर। कार्य क्षेत्र को लेकर देखें तो कुछ लोगों का मानना है ये दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था, और इसमें सर्वप्रमुख है बर्नी साहब और दूसरे नंबर पर है मोरलैंड। नगरवासियों के साथ साथ ग्रामीणों के लिए भी था। ये किनका मानना है, अमीर खुसरो का मानना है इस तरह का चीज। और बतूता जो है, इब्न बतूता, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता और इसामी भी इस जो है कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता है किसके बारे में, कार्य क्षेत्र को लेकर कहां पर इसको लागू किया। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी इसको लागू किया था। यह मानना था फरिश्ता का, फरिश्ता जो कि है मुगल काल से संबंधित है, ये जो है समकालीन नहीं। तो जो इस तरह का कार्य क्षेत्र को लेकर लोगों का जो दृष्टिकोण, प्रभाव के बारे में देखें तो योजना का जो लाभ है समस्त प्रजा को मिला, ये किनका मानना था, ये अमीर खुसरो साहब का और मोहम्मद हबीब का मानना है। योजना से किसी विशेष वर्ग को हानि नहीं पहुंची, योजना से किसी विशेष वर्ग को हानि नहीं पहुंची, यह मानना है किसका, यह मानना है बर्नी साहब का। और सैनिक खर्च में कमी करके राजकोष की स्थिति संपन्न बनाया, यह मानना है इरफान हबीब साहब का। तो यह है प्रभाव को लेके अलग अलग लोग, अलग अलग दृष्टिकोण, और यहां से सवाल जो है पूछा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग बाजार नियंत्रण को समझने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं, तो हम लोग जो है बाजार नियंत्रण को देखेंगे। चलिए, तो बाजार नियंत्रण को देखने के लिए क्या करना है, आपके लिए जानबूझ के इस तरह की चीजों को डिजाइन किया जाता है कि एक नजर में एट ए ग्लांस अगर चीज पड़ेगा तो आपको जो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है चीजें याद रहेंगे। तो सबसे पहले देखें क्या किया गया बाजार नियंत्रण के लिए, कि एक जो है दीवान रियासत नामक एक जो है नया विभाग का गठन किया गया, जिसका प्रमुख जो है सदरे रियासत या इसको जो है दीवान रियासत भी कहा गया था। और इस पद पर बैठाया जाता है किसको, मलिक याकूब को। यह पूछा जाता है प्रत्येक बाजार का एक अधीक्षक चुना गया, उसको कहा जाता था सहाना ए मंडी। मंडी का अध्यक्ष कौन, सहाना ए मंडी। और इस पद पर बैठाया गया मलिक जो है कबूल को। तो मलिक कबूल और मलिक याकूब दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, इसको दिमाग में रखिएगा। सहाना एवं बाजार निरीक्षक जो है, सहाना एवं बाजार का जो निगरानी के लिए बरीद एवं मुनियन, बरीद जो है ये गुप्तचर अधिकारी थे और मुनियन जो उसके जो है ये कर्मचारी, छोटे कर्मचारी हुआ करते थे। मतलब जो गुप्तचर है वो सहाना और साथ ही साथ बाजार पर भी जो है निगरानी रखने का काम करता था। यहाँ पर क्या था कि सभी वस्तुओं की जो है कीमत उसको जो है निर्धारित कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। हम लोग एक चार्ट बना के उस चीज को देखेंगे किस वस्तु का क्या कीमत है। 3 तरह के बाजार थे, एक जो है गल्ला बाजार जिसमें अनाज मिलता था, दूसरे जो है वस्त्र बाजार और सारी चीजें मिलती थी वहां पर, उनको सराय अदल कहा जाता था, और तीसरे घोड़े दासों और मवेशियों से संबंधित बाजार था। तो जो है 3 तरह के बाजार का उल्लेख देखने को मिलता है। एक अधिकारी थे परवाना नवीस नामक अधिकारी जो है महंगे वस्तुओं के लिए जो है परमिट जारी करता था, और उस परमिट को भी जो है परवाना नवीस ही कहा जाता था। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि परवाना नवीस नामक अधिकारी कौन सा परमिट जारी करता था, तो उसका नाम भी जो है परवाना नवीस ही था, पूछा जाता है यहां पर। सराय अदल का निर्माण जो है बदायूं गेट के पास किया गया। यहां पर 1 टके से लेकर जो है 10,000 टके तक की जो है वस्तु वो बिकने के लिए आती थी यहाँ पर। और इसमें जो है वस्त्र जड़ी बूटी शक्कर आदि चीजें मिलती थी, उसको हम लोग अलग से भी देखेंगे। कपड़े के व्यापारी को यहाँ पर जो है विशेष प्रोत्साहन दिया जाता था, कहाँ पर, सराय अदल में। इस चीज को हम लोग देखेंगे। घोड़ों दासों व मवेशियों का जो बाजार था वहां पर 4 नियम लागू थे। किस्म के अनुसार जो है दाम लेना है, व्यापारियों पर अंकुश या व्यापारियों का जो है वहां से बहिष्करण या निष्कासन, दलालों को भी जो है वहां से निष्कासित गया, उसको दूर रखने का प्रयास किया गया, और बार बार यहां पर जो जांच करवाया जाता था अलाउद्दीन के द्वारा। तो ये घोड़े दास और मवेशी के बाजार के संबंधित ये 4 नियम पूछा जाता है।
अधिकारियों का क्रम पूछा जाता कि यहाँ पर जो है किस क्रम में अधिकारी, हायरार्की जो उनका पूछा जाता था, तो सबसे पहले जो ऊपर थे वो थे कौन? वो थे दीवाने रियासत। दूसरे नंबर पर शाहना ए मंडी, और उसके नीचे बरीद, और बरीद के नीचे मुनिहन। तो ये 4 अधिकारी ये पूछा जाता, दिमाग में रखिएगा। अब मुहसीब जो थे ये सेंसर अधिकारी थे। कौन सा वस्तु बिकना है, कौन सा वस्तु नहीं बिकना है, इसका सेंसर करने का अधिकार किसको था? ये था मुहसीब का। और जो है नाजिर का काम जो है माप तौल का जो है अधिकारी था। माप तौल को से संबंधित चीज़ों को ये देखने का काम करते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो है बाजार से संबंधित कुछ जो है क्या दाम था उस चीज़ को देखें। तो सबसे पहले जो है मंडी या गल्ला बख्शी को देखें। बरनी एवं खुसरो इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी देते हैं, और मूल्यों में जो है कोई वृद्धि नहीं, इसकी भी जो है चर्चा करते हैं। मंडी में कौन कौन सी वस्तुएं, तो उसका कीमत क्या था? गेहूं 7.5 जीतल प्रतिमन, चावल 5 जीतल प्रतिमन, जौ 4 जीतल प्रतिमन, चना 5 जीतल प्रतिमन, उड़द 5 जीतल प्रतिमन, सरसों का तेल 1 जीतल में 3 सेर, और नमक जो है 1 जीतल में आधा मन यानी कि 20 किलो जो है ये मिलता था। तो ये पूछा जाता है, दिमाग में रखिएगा। हालांकि और वस्तु है, लेकिन आपके लिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको जो है लिया गया है। अलाउद्दीन के जीवन काल में इसमें कोई परिवर्तन न होता, इसके कीमत में जो है कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। सराय अदल का निर्माण जो है बदायूं गेट के पास किया गया, हम लोगों ने देखा। बरनी रेशमी व सूती कपड़ों की जो है लंबी सूची देता है, याद रखिएगा, बरनी के द्वारा। दिल्ली खज रेशम 16 टका, नारंगी रंग का कच्चा रेशम 6 टका, आधा रेशम जिसमें बाल मिश्रित हुआ करता था ये 3 टका, और चादर जो है 10 जीतल में मिलता था। मुल्तानी कपड़ा व्यवसायी को जो है राजकोष से अग्रिम धनराशि दी जाती थी, और साथ ही साथ उसके घाटे की भरपाई भी जो है राजकोष से किया जाता था। हम लोगों ने पहले भी देखा कि परवाना नवीस नामक अधिकारी कीमती वस्तुओं पर जो परमिट जारी करता था, जिसको जो है परवाना नवीसी कहा जाता था। घोड़े और दासों का जो है ये बाजार देख लें। यहाँ पर जो है घोड़े की जो है वो श्रेणी जो है भिन्न भिन्न श्रेणी दी गई है। खासतौर से जो सेना के लिए यूज होता था उनके लिए 3 किस्म की जो है श्रेणी है। तो प्रथम श्रेणी के जो घोड़े हैं उसका जो कीमत है वो 100 से 120 टका। द्वितीय श्रेणी के घोड़े की कीमत जो है 80 से 90 टका। तृतीय श्रेणी के घोड़े की कीमत 60 से 70 टका। और भारतीय टट्टू जो छोटे घोड़े होते थे उसकी जो है कीमत वो 10 से 20 टका। दुधारू भैंस 10 से 12 टका। दुधारू गाय 3 से 4 टका। मोटी बकरी ये 10 से 14 जीतल। और घर में चूंकि यहाँ पर दास दासी भी मिलता था तो घर में काम करने वाली जो दासी थी ये 5 से 12 टका। भोग विलास के लिए यूज करने वाली जो दासी थी वो 20 से 40 टका। सुंदर युवक दास 20 से 30 टका। अपने कार्य में दक्ष दास इसकी कीमत जो है 10 से 15 टका। और अयोग्य युवा दास इसकी कीमत जो है ये 8 से 10 टका होता है। हालांकि अत्यंत सुंदर कन्या भी यहाँ पर जो है बिकने के लिए आते थे जिसका कीमत 1000 से जो है 2000 टका तक होता था। लेकिन लोग जो है मुनिहान के डर से, गुप्तचरों के डर से इसको खरीदते नहीं थे, क्योंकि उस तरह के लोग जो है प्रकाश में आ जाता और कहीं ना कहीं वो फिर से अलाउद्दीन के नज़र में आ जाता। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक प्रयास था कि आप जो है चीज़ों को कम समय में बेहतर तरीके से आपके पास जो है परोसा जाए। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से लाभ हो रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।